नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब दोस्तों का स्वागत है। आज है 21 मई और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो राजीव गांधी के जीवन से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उन तथ्यों पर आज अपन बात करेंगे। राजीव गांधी के जीवन की जो कहानी है, उनके हत्या के पीछे जो षड्यंत्र की कहानी है, राजीव गांधी सरकार के समक्ष जो चुनौतियां थी और राजीव गांधी सरकार की जो उपलब्धियां थी, इन सब पर अपन बात करेंगे। दोस्तों, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को होता है। राजीव गांधी का बचपन दिल्ली में तीन मूर्ति हाउस में बीत जाता है। जब वे प्राथमिक शिक्षा के लिए देहरादून की दून स्कूल में जाते हैं, आवासीय विद्यालय था, उस विद्यालय में जाते हैं तो उनकी मित्र मंडली में कुछ और भी मित्र शामिल हुए और बाद में इसी देहरादून की दून स्कूल में इनके छोटे भाई संजय गांधी भी पढ़ने गए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये लंदन चले गए और लंदन में इंपीरियल जो कॉलेज था, इस इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश लेने वाला ये नौजवान, जो कभी राजनीति में रुचि नहीं रखता था, पश्चिमी और भारतीय संगीत का प्रेमी था, शास्त्रीय संगीत इसको सबसे ज्यादा पसंद था, फोटोग्राफी में रुचि लेते थे और वो हवा में ऊंची उड़ान भरना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के शौकीन हुआ करते थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जब लंदन के इंपीरियल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से मुलाकात होती है और धीरे धीरे यही मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। दोनों के बीच वादे हुए और इसी के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, राजीव गांधी भारत आए और यहां पर दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब इन्होंने ज्वाइन किया। फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और पायलट का लाइसेंस जो है वो लाइसेंस प्राप्त किया। लाइसेंस लेने के बाद इन्होंने वाणिज्यिक विमान उड़ाने के लिए इनका सिलेक्शन हुआ। 5,000 मासिक वेतन मिलता था, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। राजीव गांधी हैं, ये जब पायलट हुआ करते थे, जब विमान में होते थे तो इनके परिचय को दबा के रखा जाता था। क्यों? क्योंकि देश की प्रधानमंत्री के बेटे थे। वही प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्हीं के बेटे थे। तो निश्चित रूप से इनकी सुरक्षा को लेकर के या अन्य किसी पहलू को ध्यान में रखते हुए इनकी आइडेंटिफाई छुपाई जाती थी एयर इंडिया के द्वारा। ये एयर इंडिया में पायलट बने। ये संगीत का शौकीन युवा था, एयर इंडिया में ऊंची उड़ान भरने का शौकीन रखता था। और इसी के साथ 28 फरवरी 1968 को इनका विवाह हो गया। किसके साथ? सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी के साथ इनका विवाह हुआ। प्रारंभ में भले ही इंदिरा गांधी इनके विवाह के खिलाफ रही हो, लेकिन अंत में वो भी मान गए और 28 फरवरी 1968 को इनका विवाह हो गया। वैवाहिक जीवन में आराम से आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहे थे और इधर एयर इंडिया में अपनी भागीदारी दे रहे थे। एयर इंडिया में एक पायलट के रूप में ये नौकरी कर रहे थे। इसके बाद राजीव गांधी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उस समय आई जब इनके छोटे भाई संजय गांधी का निधन हो गया। संजय गांधी इनसे पूर्व राजनीति में आ गए थे। 1980 के दशक में 1980 में संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था। वो भी उड़ान भरने के शौकीन थे। संजय गांधी का जब प्लेन क्रैश हो गया तो उनमें उनका निधन हो गया। संजय गांधी उस समय अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे और अमेठी से सांसद थे संजय गांधी। संजय गांधी की जब मृत्यु हो गई तो इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अपनी माता इंदिरा गांधी का जो राजनीतिक जीवन है, इंदिरा गांधी के समक्ष जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी का सहयोग करना। और इसी फलस्वरूप ये इसी अमेठी से उपचुनाव जीतते हैं और उपचुनाव जीत करके ये लोकसभा में पहुंचते हैं। राजीव गांधी अमेठी से उपचुनाव जीतते हैं। उपचुनाव, अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अमेठी से उपचुनाव जीतने के बाद एक देश में एक नया राजनीतिक चेहरा स्थापित होता है।
एक तरह से यूं कहें कांग्रेस में एक नया उत्तराधिकारी दिखाई दे रहा था। उस समय कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में चंद समय में ही राजीव गांधी अपने मधुर स्वभाव से जगह बना चुके थे। लेकिन अचानक से इनके सामने एक बड़ी चुनौती उस समय आ गई जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और केयर सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे जो सिख आतंकवादी थे उनका हाथ था। इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे कारण यह रहा कि इंदिरा गांधी के दो सिख अंगरक्षक थे सतवंत सिंह और केयर सिंह, उन्होंने गोली मार दी थी। कारण था कि पंजाब के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करवाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया में इंदिरा गांधी के दो सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसी समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय राजीव गांधी और इनके साथ में दिल्ली की पूर्व में मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और प्रणब मुखर्जी ये विमान में यात्रा कर रहे थे। राजीव गांधी शुरू में बताया मैंने हवा में उड़ान भरने के शौकीन थे और इसी संदर्भ में वो तो विमान में बैठते ही पायलट की जो केबिन थी उसमें चले गए, उनके साथ उड़ान भरने में सहयोग कर रहे थे। और इसी संदर्भ में अचानक से फोन आता है, दिल्ली से फोन आता है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। प्रणब मुखर्जी और शीला दीक्षित दोनों आपस में बात करते हैं, राजीव गांधी को अपने पास में बुलाते हैं। राजीव गांधी के मुंह से शब्द निकले कि अब क्या करें। उस समय प्रणब मुखर्जी जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्होंने सुझाव दिया कि हमारी एक परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद सबसे वरिष्ठ जो मंत्री कैबिनेट मंत्री है उसे कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन शीला दीक्षित इस बात को भांप गई थी। शीला दीक्षित के जो ससुर थे राजीव दीक्षित, वो भी इस बात को भांप गए थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना उस समय राजीव दीक्षित ने बड़ी सूझबूझ से किया। उन्होंने इस बात को नकार दिया कि अब हमें देश के में कैबिनेट मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, जबकि इंदिरा गांधी के ही बेटे राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। राजीव गांधी के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी बहुमत हासिल करना, लेकिन राजीव गांधी इसमें सफल हुए। 1984 में जैसे ही वो अपने आप को संभाल पाते हैं माता की हत्या के बाद, तो ये देश के प्रधानमंत्री चुने गए और उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। तत्कालीन सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के समक्ष इन्होंने प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और प्रधानमंत्री की जैसे ही शपथ ली इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के पास 75% सीटें थी। कांग्रेस का वर्चस्व एकदम से ऊपर बढ़ा, कांग्रेस के वोट बैंक बढ़े, लेकिन राजीव गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश में जो ग्रामीण स्वशासन की इकाइयां हैं, इन ग्रामीण स्वशासन की इकाइयों को मजबूत करना, देश को संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में जो गृह युद्ध के हालात हैं इन्हें खत्म करना। क्योंकि श्रीलंका के गृह युद्ध के पीछे भी कहानी रही है कि श्रीलंका में दो समुदाय रहते हैं, एक श्रीलंका में सिहली समुदाय है और एक वहां पर तमिल समुदाय है। तमिल भारतीय मूल के हैं, सिहली श्रीलंकाई मूल के हैं। सिहली को मानना है कि ये तमिल भारत के हैं या श्रीलंका पर इनका कोई अधिकार नहीं है। ये वे तमिल थे जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान श्रीलंका में काम करने के लिए ले जाए गए थे। उन्होंने श्रीलंका को अपना ठिकाना मान लिया था। सिहली और इन तमिलों के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ और इसी संघर्ष के दौरान तमिलों ने अपना एक संगठन बनाया, एलटीटी। ये एलटीटी की अपन बात करें तो ये एलटीटी जो संगठन था ये था लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम, एलटीटीई, लिबरेशन फ्रंट तमिल टाइगर ईलम। और इसके संस्थापक थे प्रभाकर राव। ये प्रभाकर राव उस समय लिठे के संस्थापक बने। इन्होंने एक संगठन बनाया जो श्रीलंका में प्रतिबंधित आतंकी संगठन था।
1986 के अंत में श्रीलंका की सेना और लिट्टे के बीच गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए। लगातार दबाव के बीच राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच एक शांति समझौता होता है 1987 में। राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच शांति समझौता हुआ और इस शांति समझौते में क्या तय हुआ दोस्तों? शांति समझौते में 3 बातें तय हुई। शांति समझौते में पहली बात तो यह तय हुई कि 48 घंटे में तमिल हथियार डाल देंगे, यानी लिट्टे के जो प्रमुख हैं ये 48 घंटे में आत्मसमर्पण कर देंगे। 72 घंटे बाद युद्ध विराम माना जाएगा। दूसरी शर्त थी कि 72 घंटे बाद युद्ध विराम माना जाएगा। और तीसरी शर्त थी कि जैसे ही वहां पर शांति स्थापित होती है तो जो सिलाना नागरिक अधिनियम को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इस पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मिलकर के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह शांति समझौता हुआ राजीव गांधी और श्रीलंका के जयवर्धने के बीच, और इस शांति समझौते को स्थापित करने के लिए प्रभाकरण को मनाना जरूरी था। जुलाई 1987 का समय था। जुलाई 1987 में प्रभाकरण राजीव गांधी से मिलने दिल्ली आते हैं। दोनों की अशोका होटल में एक मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद कहते हैं कि राजीव गांधी प्रभाकरण को अपने घर ले जाते हैं। यहां पर अपने 17 वर्षीय युवक जो नौजवान बेटा था राहुल गांधी, उसे कहते हैं कि बेटे मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर के आइएगा, जो उनकी पर्सनल जैकेट हुआ करती थी। राजीव गांधी ने वो जैकेट राहुल गांधी के हाथों से किसको दिला दी? प्रभाकरण को दिला दी। और प्रभाकरण को जाते हुए कहा कि प्रभाकरण अपना ख्याल रखना, प्रभाकरण अपना ख्याल रखना। लेकिन बाद में यही प्रभाकरण राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। दोस्तों, इधर शांति समझौता चल रहा था, उधर राजीव गांधी सरकार का नाम आ गया था बोफोर्स घोटाले में, जो कि रक्षा एक डील थी जिसमें आरोप लगे थे कि राजीव गांधी की जो सरकार है इसने घोटाले किए हैं। ठीक है, बोफोर्स घोटाले के साथ साथ साना बानू केस में भी राजीव गांधी सरकार की आलोचना हुई थी। इसका भी फुर्सत में अपन साना बानू केस की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आज राजीव गांधी के व्यक्तिगत जीवन की जो डायरेक्ट लिंक रखने वाले बिंदु हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे। प्रभाकरण जा रहे हैं, राजीव गांधी उन्हें कह रहे हैं कि प्रभाकरण अपना ख्याल रखना। प्रभाकरण श्रीलंका के जाफना द्वीप पहुंच जाते हैं। वहां पर स्थिति कुछ उल्टा थी। स्थिति यह थी कि श्रीलंका की सेना उस जाफना द्वीप को घेर चुकी थी और जाफना द्वीप पे जब खाद्य संकट पैदा हो गया तो राजीव गांधी की सरकार ने आग्रह किया श्रीलंकाई सेना से, लेकिन श्रीलंकाई सेना ने वहां खाद्य सामग्री नहीं जाने दी, तो हवाई मार्ग से वहां खाद्य सामग्री भेजी गई। शुरू में प्रभाकरण को लगा कि भारत हमारी मदद कर रहा है, लेकिन पता नहीं उनके मन में ये कैसे नफरत के बीज उस समय पैदा हो गए जब भारत की सरकार ने तमिलों ने हथियार नहीं डाले तो भारत की सरकार ने श्रीलंका में एक शांति सेना भेजी। दोस्तों, ये शांति सेना मेजर जनरल सरदेश पांडे के नेतृत्व में गई और इस शांति सेना ने श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध 4 ऑपरेशन चलाए, जिनका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन चेकमेट और ऑपरेशन पवन। टोटल 4 ऑपरेशन चलाए इस शांति सेना ने और तमिलों के मन में, लिट्टे के मन में राजीव गांधी और यूं कहें भारत सरकार के प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो गया। यही नफरत राजीव गांधी की हत्या का कारण बनी और ये नफरत हत्या का कारण कैसे बनी, इस पर अपन थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखिए, प्रभाकरण की बात करें तो प्रभाकरण और उसके 4 साथी थे जिन्होंने श्रीलंका के जाफना द्वीप में, श्रीलंका के जाफना द्वीप पर जो जंगल थे, इन जंगल में राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचना शुरू की। ये राजीव गांधी की हत्या की साजिश कैसे रचते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रभाकरण ने किसको क्या जिम्मेदारी दी। लेकिन ये हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया, ये शुरू में सिर्फ 5 ही लोगों को पता था। प्रभाकरण ने अपने 4 विशेष सहयोगियों को यह जिम्मेदारी दी। वो सहयोगी कौन कौन थे? एक तो था बेबी सुब्रमण्यम।
बेबी सुब्रमण्यम की बात करें तो बेबी सुब्रमण्यम का काम था कि जनाब आपको ठिकाना ढूंढना है कि कहां पर हत्या करनी है, हत्या से संबंधित सारा प्लान आपको करना है, जगह का चुनाव आपको करना है। यह बेबी सुब्रमण्यम को काम दिया गया। दूसरा था मथुराजन। मथुराजा की बात करें तो मथुराजा को जो काम दिया गया वो दिया गया संचार का काम दिया गया। संचार के काम में मथुराजा को कहा गया कि भाई साहब आप सारा कम्युनिकेशन सेट करेंगे कि कहां से किससे क्या संपर्क करना है, ये मथुराजन का काम था। पैसे अरेंज करना मथुराजा का काम था। इन्हीं के साथ मुर्गन था और मुर्गन का जो काम था, ये मुर्गन का काम था आईडी, जो ब्लास्ट का सामग्री है वो उपलब्ध करवाना, क्योंकि एक इंजीनियर था, ब्लास्ट का एक्सपर्ट था मोर्गन, और एक था शिवरासन। शिवरासन को जो काम दिया गया, ये शिवरासन को काम दिया गया कि कब कौन सी जगह, ये समय तय करना आपका काम है। इन चारों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई। जब अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई तो उसी दौरान ये चारों ने मिलकर के अपनी ओर एक कोर टीम बनाई। उसी कोर टीम में सबसे बड़ी चुनौती थी शिवरासन के सामने, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, उसी आधार पर मैं बता रहा हूं। शिवरासन ने पूरी प्लानिंग की, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि राजीव गांधी की हत्या मानव बम बन के ही की जाएगी। लेकिन ये मानव बम बने कौन? कहते हैं कि 1991 में शिवरासन जाफना जाता है और वहां प्रभाकरण से मुलाकात करता है। प्रभाकरण से कहता है कि इस मानव बम के लिए कौन तैयार होगा, अगर हम किसी दूसरे को तैयार करें तो हो सकता है बात लीक हो जाए। शिवरासन ने यहां अपनी ही चचेरी बहन एक धनु और एक सुबा, दोनों को वहां से अपने साथ लिया और तमिलनाडु की ओर चल पड़ा। अपनी ही चचेरी बहन धनु और सुधा को लेकर के चल पड़ा, जिनमें बाद में यही धनु मानव बम बनी थी। और इसी धनु ने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। अब यहां पर देखिएगा, सुबह की बात करें तो सुबह को रिजर्व रखा गया था कि अगर धनु को रोक लिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में सुबह को भेजा जाएगा। ये इसको एक प्रकार से रिजर्व के रूप में काम में ले रहे थे। इधर जो बेबी सुब्रमण्यम थे, उनके साथ भी 2 लोग और जोड़े गए, और 2 लोगों में एक तो नालिनी थी। नालिनी का जो मुख्य काम था, ये काम था कि आपको जगह उपलब्ध करवानी है। जो भी लोग यहां हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने वाले हैं, इनको जगह उपलब्ध करवानी है, और इन्हीं के सहयोगी दूसरे थे। इधर ये रविशंकर और हरि बाबू दोनों क्राइम सीन रिक्रिएट करने वाले थे, और एक ये आरवीयू और पल्स, ये दोनों के दोनों एक प्रकार से यूं कहें कि मोर्गन का सहयोग करने वाले थे। मुर्गन का मैंने काम बताया, आईडी वगैरह उपलब्ध करवाना था, ब्लास्ट का जो सामान था वो उपलब्ध करवाना था। इन दोनों के सहयोग से ये हुआ, और यही प्रभाकरण है, ये बाद में जाफना द्वीप में ही श्रीलंका की सेना के हाथों मारा गया था। लेकिन थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो देखें, हत्या से पहले 12 मई 1991 का समय था। 12 मई 1991 को हत्या का रिहर्सल किया गया। रिहर्सल कैसे हुआ, यहां पर देखिए, शिवरासन और नालिनी दोनों के दोनों 12 मई 1991 को तमिलनाडु राज्य में ही राजीव गांधी के धुर विरोधी रहे वीपी सिंह और एम करुणानिधि, जो डीआईएमके के प्रमुख थे उस समय, दोनों की चुनावी रैली थी। उस चुनावी रैली के दौरान रिहर्सल के लिए मधु को ले जाया गया। मधु उस समय नालिनी के साथ में है, शिवरासन उनके साथ में है। ये दोनों के तीनों लोग वहां पहुंचते हैं और बड़ी आसानी से वीपी सिंह और एम करुणानिधि के पास, जो हाई सिक्योरिटी एरिया है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इन्होंने ये ट्राई कर लिया कि हम सफल होंगे या नहीं। इनके मन में स्पष्ट हो गया था कि हम आराम से कामयाब होंगे। यहां पर देखिएगा, राजीव गांधी की हत्या से पूर्व शालिनी, शिवरासन, सुबा और मधु, ये मधु एक चश्मा पहने हुए है। मधु कभी चश्मा नहीं पहनती थी, लेकिन यही मधु चश्मा पहने हुए है, और मधु राजीव गांधी के पास पहुंच जाती है। समय था रात 10 बजे, लगभग रात के 10 बज रहे थे। राजीव गांधी अपने निर्धारित समय से 2 घंटे
लेट चल रहे थे। स्थान था तमिलनाडु का पेराम्बूर नामक स्थान। तमिलनाडु का कौन सा? पेराम्बूर नामक स्थान जो कोयंबटूर जिले में पड़ता है। उस स्थान पर इसी मधु ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या की मधु ने, और मधु यहां पर देखिएगा, जैसे ही राजीव गांधी के पास में जाती है तो उस समय एक पुलिस अधिकारी थी, अनसुईया। अनसुईया तमिलनाडु पुलिस की एक प्रमुख थी, लोक सेवक थी। उसी अनसुईया ने जब धनु को रोका, मानव बम धनु को रोका, तो उस समय मानव बम धनु जोर से बोली कि मुझे राजीव गांधी को माला पहनानी है। और यही जोर की आवाज उस धमाके में गूंजती कैसे है देखिएगा। राजीव गांधी के कानों में यह बात गई तो राजीव गांधी ने उस समय हाथ का इशारा किया कि सबको आने दीजिएगा, और ये जो धनु है, ये धनु राजीव गांधी के पास पहुंचती है। राजीव गांधी के पास पहुंचते ही जैसे नीचे झुकती है, राजीव गांधी को ऐसा लगा कि ये चरण स्पर्श कर रही है, क्योंकि अक्सर बड़े नेता के उसके फॉलोअर्स चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन अचानक से वो चरण स्पर्श करने नहीं बल्कि उस आईडी ब्लास्ट का बटन ऑन करने के लिए झुकी थी। और इतने में ही राजीव गांधी जब उन्हें उठाने के लिए झुके तो एक जोर का धमाका हुआ, और वो जोर का धमाका लगभग 17 लोगों को अपने काल के ग्रास में ले गया। इधर दिल्ली में था पोटू अम्मन। ये पोटू अम्मन कौन था? पोटू अम्मन है ये प्रभाकरण का लेफ्ट हैंड था, प्रभाकरण का माइंड था। एक प्रकार से माइंड का काम यही करता था। पोटू अम्मन ने क्या किया? खुफिया जानकारी जुटाई, और खुफिया जानकारी जुटा के दिल्ली में रहा। और इनके साथ में जो दिल्ली में रही वो कौन थी? इनके साथ में दिल्ली में रही अथिराई। अब अथिराई इनके साथ में दिल्ली में थी। इन अथिराई और पोटू अम्मन पीछे से प्लानिंग कर रहे थे कि अगर हम तमिलनाडु में असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में हम हमला करेंगे। यहां पर जब वो सफल हुए तो ऐसी स्थिति में जैसे ही उधर से संदेश आया इनके पास तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से संदेश आने के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि हत्या हो गई। इधर पोटू अम्मन का निर्देश मिला, और ये अथिराई दिल्ली से जब निकल रही थी तो उसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। राजीव गांधी का जो स्मारक है वो वीर भूमि के नाम से जाना गया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है, इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के नाम से जानते हैं। जबकि राजीव गांधी की पुण्यतिथि आती है 20 अगस्त, और 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। किस रूप में? राजीव गांधी की जयंती है ये सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है 20 अगस्त को। आज अपन देखें तो लिट्ठे पूरी तरह से श्रीलंका में खत्म हो गया। श्रीलंका में गृह युद्ध के जो हालात थे वो शांति में बदल गए। यहां पर देखिएगा 18 मई 2009 को लिट्ठे के चीफ जब प्रभाकरण की श्रीलंकाई सेना के द्वारा हत्या कर दी गई, उसके बाद लगभग ये लिट्ठे श्रीलंका में खत्म हो गया। और राजीव गांधी है, ये राजीव गांधी तो चले गए, लेकिन उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी और उनके बेटे ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।